बच्चों को समझ भी आ रही है जो पढ़ रहे हो? जी मैम। चलें शुक्र है। आमना आ गई हैं आप आज? मैम जब भी मैं बोलती हूँ आपको कोई ना कोई और ही लगता है कि कोई और बोल रहा है। नहीं, मैं आमना, वैसे आमना को कह रही थी कि आमना आ गई हैं। आपका तो पता चल गया है कि आमना बोल नहीं रही अभी। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक हो गई है आपकी? मैम काफी हद तक बेहतर है। चलें जी, शुक्र है, फिर अल्लाह करे जल्दी जल्दी और ठीक हो जाए। बस मैम गलती हो गई, इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा मुसीबत भुगतनी पड़ी है। मुसीबत भुगतनी किस बात की? मैंने गलत मेडिसिन यूज कर ली थी। मैंने ना काफी हाइपोटेंसी की थी, हाई बीपी की। मुझे पता आमना नहीं आपकी चला, वो आवाज अम्मी नहीं की आ वजह रही। से। मैम अब आ रही है? जी जी, अब आ रही है। मैम मैंने गलती से गलत मेडिसिन यूज कर ली थी, तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा हो गया था। ओहो, फिर तो वाकई मसला है। भी आप एहतियात किया करें ना बच्चों। क्या तुम्हें कुछ हुआ है आमना? हाँ यार, बताऊंगी बाद में। तो मैम उसकी वजह से काफी टेंशन नहीं है, लेकिन अब ये है कि अभी भी ना मैं हैंड फ्री प्रॉपर तरीके से कानों में नहीं लगा के सुन सकती। अच्छा अच्छा, चलो सर में दर्द है ना। जल्दी जल्दी तू सेहत नाक में लगा ले। अच्छा बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये 2 फैमिली थेरेपीज तो पढ़ ली हैं। एक हम लोगों ने मरे बावन की पढ़ी थी, फिर हम लोगों ने मैनुचिन की पढ़ी थी, और अब हम लोगों ने थर्ड फैमिली थेरेपी पढ़नी है, जो कि है हमारी स्ट्रेटेजिक फैमिली काउंसलिंग। स्ट्रेटेजिक फैमिली काउंसलिंग मतलब इसको बहुत सी जगहों पे ब्रीफ फैमिली काउंसलिंग के तौर पे भी वो लोग पढ़ते हैं। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आ रही है। ठीक है ठीक है। मैम इसके बाद आपने ना थोड़ा सा रिपोर्ट बताया, मेरे से एडिट नहीं हो रहा। अच्छा चलें ठीक है, मैं बता दूंगी जो मसला हुआ रिपोर्ट का। अच्छा बच्चों, अब हम लोगों ने पढ़नी है स्ट्रेटेजिक फैमिली काउंसलिंग। स्ट्रेटेजिक फैमिली काउंसलिंग का जो ऑथर है वो है जे हेले, और ये मतलब किसी एक पर्सन का काम नहीं था इस पे, लेकिन मिल्टन एरिक्सन के साथ मिलकर उन्होंने ये काम किया था। और कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिक फैमिली थेरेपी एक्चुअली एक शॉर्ट टर्म फैमिली थेरेपी है, और बाजों का उसे ब्रीफ फैमिली काउंसलिंग के तौर पे भी इसका नेम दिया जाता है। मतलब अगर आप लोग एक थेरेप्यूटिक सेशन कर रहे हैं, अगर आप मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि अपने क्लिनिकल की रिपोर्ट के लिहाज से, तो उसके 10 सेशन होते हैं। मतलब 10 सेशन को वो ब्रीफ फैमिली थेरेपी कह रहे हैं। लेकिन बाज़ जगहों पे हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं, आपको इनकी टेक्निक्स का बहुत अच्छे से पता चल गया है, तो आपके सेशन इससे भी कम हो सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10 सेशन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते। कम से कम तो आप कर ही सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जब ये फैमिली थेरेपी स्टार्ट की थी, तो एज कम्पेयर टू इससे पहले हम लोगों ने, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, पढ़ी थी जो हम लोगों ने लास्ट अपनी स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी पढ़ी थी। स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी ज्यादातर बेस करती थी कि फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है और फैमिली के अंदर सब सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहे हैं, और अगर फैमिली के सब सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है या वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो वो प्रॉपर वर्क ना होने की वजह से उसका अफेक्ट होता है कि फैमिली फंक्शनिंग के ऊपर या फैमिली मेंबर्स के ऊपर। अब यहाँ पे जो ये करते हैं, मतलब एरिक्सन बिलीव ये करता था कि हमें एक्चुअली फैमिली के अंदर अगर कोई आपके फैमिली स्ट्रक्चर में, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि पावर जो है वो हायरार्किकल तरीके से डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने ये उसके कॉन्ट्रडिक्शन लगाई थी कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा पावर को हायरार्किकल तरीके से आप ये कह लें कि डिवाइड ही करें, बल्कि आप ये देखें कि अगर कहीं पे जो घर के छोटे बच्चे भी हैं या पेरेंट्स के अलावा कोई और भी कोई सजेशन दे रहा है घर के कामों में या डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प कर रहा है, तो आप ये देखें कि वो डिसीजन आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। यानी कि पॉजिटिविटी पे उन्होंने ज्यादातर इम्फोसाइज किया था। और ये कि अगर बाजू का हम बोलते हुए, और ये कहा था कि फॉर एग्जाम्पल जब हमारी रूटीन के जो टास्क होते हैं ना, यानी कि जैसे आप घर में, हम लोग रूटीन के टास्क है, हमारी डेली लाइफ है, तो एक्चुअली उसने कहा था कि स्पेसिफिकली जब हम फैमिली के अंदर चेंज लाना चाह रहे होते हैं, तो हमें बजाय इसके कि हम एक बिग लेवल पे या एक लार्जर लेवल का चेंज लाना स्टार्ट करें, बल्कि हमें उससे पहले एक स्मॉलर लेवल का या रूटीन लेवल की जो एक्टिविटीज हैं उनके अंदर चेंज लाने की जरूरत होती है। क्योंकि जब आप उनके अंदर चेंज ले आते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चेंज आहिस्ता आहिस्ता आपके लार्जर लेवल की तरफ चले जाते हैं। ये तो था एक बेसिक कॉन्सेप्ट उनका। अब स्ट्रेटेजिक फैमिली थेरेपी के कुछ डायमेंशंस हैं।
अब इन फैमिली डायमेंशन में फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली रूल्स हैं, जिसमें हम लोगों ने बच्चों इससे पहले जब हम लोग स्ट्रक्चर फैमिली थेरेपी देख लेते तो वहाँ पे आप लोगों ने फैमिली स्ट्रक्चर की बात की थी, जिसको वो फैमिली रूल्स की तरह ही लेते थे। अब यहाँ पे ऑब्वियसली फैमिली में जो रूल्स होते हैं वो ओवर्ट भी होते हैं, कोवर्ट भी होते हैं। अब ओवर्ट और कोवर्ट का यहाँ पे उन्होंने क्या मीनिंग लिया? ओवर्ट रूल्स हैं कि जो आपको बता दिया गया है कि आपने ये काम इस तरह से करना है, सुबह इतने बजे उठना है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपके घर वाले आप सब बहन भाइयों में काम डिवाइड नहीं कर देते कि अगर किसी ने मतलब अगर 2-3 बहनें हो तो कि अगर दोपहर का खाना उन्होंने बनाया, चलें शाम का ये काम आप कर लीजिएगा, अगर उन्होंने सफाई किया तो बर्तन आप धो दीजिएगा। तो इसी तरह डिफरेंट फैमिलीज में रूल होते हैं। जैसे कि बहुत सी फैमिलीज में एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया हुआ है ओवर कि आपने ये छोटे बच्चों ने मेहमानों के सामने सिर्फ तब ही बोलना है जब उनकी जरूरत हो, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो इट मीन्स उन्हें वहां पे बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह बच्चों बाज़-औक़ात फॉर एग्जांपल अगर मदर किसी बच्चे को ये कह रही हैं कि तुम्हारा जो रूम है वो बहुत ज़्यादा मेसी है, यानी कि बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, तो यहाँ पे वो एक मतलब सिर्फ इस कहने के अंदर ही वो एक हिडन मीनिंग भी दे रही हैं, बल्कि उसे एक मैसेज भी दे रही हैं। मैसेज क्या दे रही हैं? उस वक़्त उसे वो ये मैसेज दे रही हैं कि उसका रूम मेसी है और यहाँ पे उसको इंस्ट्रक्शन भी दी जा रही है कि वो इस रूम की सफाई करे, इसको ठीक से करे। ये होते हैं कोवर्ट रूल्स कि हम लोग बाज़-औक़ात जैसे घर में बहुत सी दफ़ा आपकी अम्मियाँ आपको नहीं कह रही होती कि अभी उठने की क्या जरूरत है, आप सोए ही रहें, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप सोए रहें, बल्कि इसका मतलब होता है कि अब उठ जाओ, बहुत देर हो गई। तो मैं वो भिगो के मार रही होती है। हाँ जी, बस वो इसी तरह के जो तंज और ताने होते हैं ना, आपको पढ़ रहे होते हैं, तो वो तंज और ताने ही हैं बच्चों, तो जिसकी वजह से आप लोग कर भी रहे होते हैं काम। उसके अलावा ऑब्वियसली बच्चों फैमिली के अंदर एक होम्योस्टेसिस का सिस्टम होता है। होम्योस्टेसिस क्या होता है? हम लोगों ने होम्योस्टेसिस की टर्म पढ़ी थी कि जब हम लोग एक्चुअली फैमिली के अंदर, जी बच्चों क्या बोल रहे हैं? मैम बैलेंसिंग स्टेट होती है जी बच्चों, एग्जैक्टली कि आप फैमिली के अंदर एक बैलेंसिंग स्टेट रखें। आप ये देखें कि फैमिली के अंदर जो भी आपकी पावर पैटर्न है वो किस तरह से चल रहा है, फिर उसके साथ साथ फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशन या फंक्शनिंग किस तरह से चल रही होती है, तो उस फंक्शनिंग को किस किस तरह से आप फैमिली लेकर चल रही है और वो फैमिली के अंदर किस तरह से इफेक्ट कर रही है। यानी कि जब तक फैमिली की होम्योस्टेसिस की जो स्टेज है वो अचीव होती रहेगी, इट मीन्स फैमिली की फंक्शनिंग ठीक तरह से हो रही है। लेकिन जैसे ही वो होम्योस्टेसिस की स्टेज जो है वो आप ये कह लें बच्चों के खत्म होना स्टार्ट हो जाती है या उसके अंदर कोई डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जो वो ठीक से वर्क नहीं कर रही होती, तो वहां पे ही फैमिली के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ऑड प्रोको। इसका मतलब ये होता है कि फैमिली मेंबर जो हैं, यानी कि अगर फैमिली के अंदर आप जब ट्रीट कर रहे होते हैं डिफरेंट फैमिली मेंबर्स को, तो क्या आप सारे फैमिली मेंबर्स को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं, या आप हर फैमिली मेंबर्स के हर रूल्स को या हर बात को एक ही तरह से देखते हैं, या वहाँ पे भी आपने कैटेगरीज बनाई हैं कि अगर कोई बात ऑब्वियसली पेरेंट्स कह रहे हैं आप और वो आपकी भलाई के लिए कह रहे होते हैं तो वो आप जल्दी सुन रहे हैं, लेकिन अगर वही बात आपका कोई बहन भाई आपको बता रहा है तो वहाँ पे आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्योंकि वो घर में उसकी पोजीशन जरा छोटी है, इतनी ज्यादा नहीं है हाई, तो वहां पे आप उसकी वो बात मानना ही नहीं चाह रहे हो। तो ये देखना होता है कि फैमिली के अंदर लोगों का आपस में एक दूसरे को ट्रीट करने का पैटर्न कैसा है, यानी कि उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपस में किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है? यस मैम। चलें जी, शुक्र है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन है रेड्यूडेंसी प्रिंसिपल। रेड्यूडेंसी प्रिंसिपल का ये मतलब होता है कि फैमिली के अंदर मतलब आप ये देख लें कि हम सब लोग फैमिली के अंदर, इवन हमारी फैमिलीज में भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों के, जो फैमिली के अंदर इंटरेक्शन होता है आपस में, एक रिपीटेटिव बिहेवियर का वो सीक्वेंस का वो थोड़ा कम होता है। हम लोग हमेशा एक ही तरह से आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि एक्चुअली हम अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फैमिली मेंबर्स के साथ अपना इंटरेक्शन को चेंज करने की एबिलिटीज भी रख रहे होते हैं। और बाज़-औक़ात इसी चेंज की एबिलिटी की वजह से फैमिली के अंदर बाज़-औक़ात आप ये कह लें बच्चों के प्रॉब्लम क्रिएट भी हो जाते हैं और बहुत दफ़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं भी होते। यानी कि ये हर चीज़ें जो हैं वो अलग-अलग तरह से इफ़ेक्ट कर रही होती हैं हर पर्सन को, हर फैमिली मेंबर को। इवन अगर फैमिली मेंबर को ना भी इफ़ेक्ट कर रही हों तो फैमिली के जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे होते हैं उन पे इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। फिर उसके बाद पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन एक्चुअली बच्चों एक आइडिया होता है कि जिसपे एक्चुअली ये कहा जाता है कि आपने मतलब जैसे हम लोग पंक्चुएशन मार्क नहीं ऐड कर रहे होते अपनी, जब हम लिख रहे होते हैं कुछ, और अगर वो पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस बात का स्पेसिफिकली क्या मतलब था, या ये बात किस तरह से इफेक्ट की है दूसरे पर्सन पे, और कब इसकी जरूरत थी कहने की और कब नहीं। तो इसी तरह पंक्चुएशन मार्क में क्या होता है कि आपने
किसी भी आपकी फैमिली में कोई इवेंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट के होने के बाद आप पे कोई ना कोई इफेक्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता। यानी कि आप क्या बोल रहे हैं और किसके आगे बोल रहे हैं और किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं, यानी कि ये भी फैमिली के अंदर देखा जाता है कि क्या आपके जब आपस में आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, क्या उस समझने की वजह से उस सुनने में कोई मुश्किल या ये कह लें कि बच्चों एम्बिगुइटी तो नहीं होती कि जिसकी वजह से आप फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा राइज होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बच्चों सिमेट्रिकल रिलेशनशिप है। सिमेट्रिकल रिलेशनशिप का मतलब बच्चों ये होता है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री और सिमेट्रिकल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि फैमिली के अंदर हर बाजुकात फैमिली के अंदर बहुत से रिलेशनशिप जो होते हैं वो इक्वल लेवल पे होते हैं। जैसे आप सब बहन भाई हैं तो ऑब्वियसली मुझे आपकी आवाज बहुत थोड़ी आ रही है। बहुत थोड़ी, चले मैं थोड़ा और ऊंचा बोल देती हूँ बच्चों। अच्छा बच्चों, सिमेट्रिकल रिलेशनशिप और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में जो बेसिक डिफरेंस ये है, सिमेट्रिकल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जिसमें आप ये कह लें कि वो रिलेशनशिप है कि जो हम इक्वल लेवल पे एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे सब बहन भाई हैं तो ऑब्वियसली उन सबका आपस में एक दूसरे के साथ एक ही रिलेशनशिप है कि वो सिबलिंग्स हैं, वो एक घर में रह रहे हैं, उन्हें एक ही तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं पेरेंट्स की तरफ से। बच्चों आवाज आ रही है? अब किसको नहीं थी आ रही पहले? यस मैम आ रही है। जी मैम अब आ रही है, पहले अच्छा आपको तो आ रही थी ना, को आई थिंक नहीं थी आ रही। जी अच्छा, मैम। लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप एक्चुअली इक्वल नहीं होते। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप का मतलब ही क्या है कि आप अगर किसी के लिए कुछ करेंगे तो इट मींस वो तभी आपके लिए कुछ करेगा, वरना वो नहीं करेगा। बहन भाइयों का रिलेशनशिप ऑब्वियसली आपका वो सिमेट्रिकल लेवल पे है, आप एक ही तरह के, आप ये कह लें कि फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे होते हैं, एक ही तरह के आप ये कह लें कि राइट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन मतलब अम्मी अबू की तरफ से आपको एक ही तरह ट्रीट किया जाता है, ईद पे नए कपड़े दिए जाते हैं, यानी कि हर तरह आपकी जो भी जरूरियात है वो पूरी की जाती हैं। लेकिन जब आप कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में आ जाते हैं, वो आपका जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है ना, कि अगर वो फलां बहन मेरे लिए ये काम करेगी तभी आप उसके कपड़े प्रेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। या उसने मुझे उस इवेंट पे ये फलां किस्म का सूट पहनने को दिया था तभी आप उससे देंगी, वरना नहीं देंगी। यानी कि वहां पे आपके इक्वल नहीं होते। यहाँ वहां पे ये होता है कि कुछ दो और कुछ लो पे आपकी पॉलिसी चल रही होती है। अब ये भी देखा जाता है जब आप ऑब्वियसली फैमिली की प्रॉब्लम को देख रहे हैं या फैमिली को ट्रीट कर रहे हैं, तो वहां पे ये भी देखा जाता है कि उनके अंदर आपस में एक दूसरे के साथ जो सबसे ज्यादा बच्चों हर फैमिली थेरेपी में जो मेन फोकस उनका यही है कि एक्चुअली फैमिली के अंदर उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस तरह से वर्क कर रहे हैं और क्या उन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर कोई खराबी होने की वजह से तो नहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही जिसके लिए वो क्लाइंट आपके पास आया। उसके बाद है बच्चों सर्कुलर कैजुअलिटी। सर्कुलर कैजुअलिटी है कि फैमिली के अंदर ऑब्वियसली जस्ट सेम लाइक के फैमिली के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फैमिली मेंबर्स आया फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कि फैमिली को भी एकदम से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो एज अ थेरेपिस्ट आपने एक्चुअली ये इन्वेस्टिगेट करना होता है कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो एकदम से आई है या वो कब से चल रही थी और इससे पहले फैमिली ने और किन किन प्रॉब्लम को फेस किया है, उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की वजह से तो नहीं ये प्रॉब्लम ज्यादा हाईलाइट हो रही है। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग ये देखा जाता है कि क्या चीजें आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। जैसे अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो वो घर के सबसे छोटे बच्चे को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि उसका उन चीजों के साथ अभी डायरेक्ट लिंक इतना अच्छा नहीं है या इतना है ही नहीं है, उसको उन प्रॉब्लम से दूर रखा जाता है। लेकिन वही प्रॉब्लम सबसे बड़े बेटे या बेटी को ज्यादा परेशान करेगी। क्यों करेगी? कि ऑब्वियसली वो पेरेंट्स के थोड़ा ज्यादा करीब होते हैं, पेरेंट्स अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो इस तरह की जब कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो ऑब्वियसली डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा होता है उनपे, तो ऑब्वियसली वो इन चीजों को फिर ज्यादा फील कर रहे होते हैं। इसके अलावा बच्चों जब हम स्ट्रेटेजिक फैमिली थेरेपी को पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे ऑब्वियसली कहा जाता है कि जो स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी जो है वो स्ट्रेटेजिक फैमिली थेरेपी से सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफर कर रही होती है, और वो डिफरेंस सिर्फ ये है कि स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी में एक्चुअली जो सिम्टम्स हैं उनको नहीं देखा जाता। जैसे हम लोगों ने देखा था जब हम स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी पढ़ रहे थे कि उनका मेन फोकस इस बात पे था कि हम लोग जो प्रेजेंट सिचुएशन है या प्रेजेंटली फैमिली की जो फंक्शनिंग है, वर्किंग है, वो किस तरह से इफेक्ट हो रही है। और अगर प्रेजेंट की वर्किंग ठीक चल रही है तो इट मींस काम बिल्कुल ठीक हो रहा है, फैमिली के अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो उनका बेसिकली सारा ध्यान सिर्फ प्रेजेंट वर्किंग पे था। जैसे हम लोग जब लास्ट क्लास में
आप ये कह लें केस भी वो डिस्कस कर रहे थे जो कि आयशा ने आपके सामने रीड आउट भी किया था। वहां पे भी वहाँ थेरापिस्ट का सारा ध्यान जो था वो बॉयज की पर्सनल प्रॉब्लम्स पे नहीं था, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पे नहीं था कि वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स किस किस तरह से आई, कैसे इफेक्ट किया उनपे, बल्कि उनका मेन फोकस सबसे पहले था ही इस बात पे कि वो बिहेवियरल प्रॉब्लम जो है वो घर के माहौल को अब किस तरह से इफेक्ट कर रही है और हम उसको किस तरह से थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे उसने वहां पे फौरन से क्या किया था कि ड्यूटी असाइन की थी कि जो मदर जो हैं ऑब्वियसली इससे पहले उनके पास सिर्फ डॉटर्स थी, उनको रेज करना एक अलग तरीका था, एक अलग तरह से किया था, लेकिन ऑब्वियसली बॉयज थे अब, और वो बॉयज एक डिफरेंट सिनेरियो से आए थे और उस डिफरेंट सिनेरियो की वजह से बहुत सी जगहों पे मिस्टेक्स हो रही थी। ठीक है बच्चों, तो वहां पे लेकिन जब हम स्ट्रेटेजिक फैमिली थेरेपी को देखते हैं तो स्ट्रेटेजिक फैमिली थेरेपी का ज्यादा फोकस होता है सिम्टम्स पे। वो ये देखी जाती हैं कि अगर फैमिली के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई भी मसला हो रहा है या कुछ भी आप ये कह लें कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो प्रॉब्लम एक्चुअली फैमिली के अंदर किस तरह से इफेक्ट कर रही है, मतलब उस प्रॉब्लम की क्या सिम्टम्स दिख रही हैं। क्या फैमिली में आपस में एंग्जाइटी बढ़ गई है, झगड़े ज्यादा होने लग गए हैं, एंगर बहुत ज्यादा हो रहा है, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, यानी कि क्या चीज हो रही है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू हेले कि जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो आपकी सिम्टम्स होती हैं, एक्चुअली सिम्टम्स जो हैं वो आपको एक नया वे दे देती हैं कि आपने एक्चुअली काम इस तरीके से और इस तरह से करना है और इस इफेक्टिव वे में उस काम को लेकर चलना है। तो इसीलिए ज्यादा इनका जो ध्यान था, ज्यादा फोकस था, वो था कि हम लोग उस गोल्स को अचीव किस तरह से करेंगे। यानी कि अपनी फैमिली, यानी आपने फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है तो आपके अब इतनी थेरेपीज पढ़ रहे हैं तो वहां पे आप इनमें से किसी भी थेरेपी को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। अब एज अ फैमिली थेरेपिस्ट अगर हम स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी को देखें तो उनके टास्क क्या होते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट वन टास्क तो उन्होंने यही बताया हुआ है कि चेंज द वे दे डील विद वन अनदर, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं। फिर ब्रेक द रेपिटेटिव एंड द नेगेटिव साइकिल, जैसे अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट उनका सबसे पहला फोकस या सबसे पहला जो आप ये कह लें कि सबसे पहला फोकस इस बात पे था कि अगर फैमिली के अंदर डिसीजन मेकिंग में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर छोटे बच्चे भी आपकी हेल्प कर रहे हैं तो ये देखा जाए कि वो कितने ज्यादा इफेक्टिव वे में आपकी हेल्प कर रहे हैं, कि क्या उनकी कही हुई सजेशन आपके लिए फायदेमंद है भी या नहीं। अगर वो आपके लिए फायदेमंद है तो इट मीन्स आप उन्हें फौरन से अवेल कर लें, यानी कि रेपिटेटिव नेगेटिव साइकिल को आहिस्ता आहिस्ता से ब्रेक करना स्टार्ट करना। फिर उसके बाद ये कि रिकॉग्नाइज द सिस्टम टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग, यानी कि अब आपको ये पता चल गया है कि फैमिली के अंदर आपस में उनके रिलेशनशिप इस तरह से हैं, फैमिली सिस्टम के थ्रू वर्क कर रही है और इस सिस्टम के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन चल रहा है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता अगर आपको लग रहा है कि ये सिस्टम जो है इंटरेक्शन का आपस में वही ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उस सिस्टम की उस खराबी को ढूंढ के उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अच्छे से फंक्शनिंग कर सके अपनी। क्लियर है बच्चों? BS 8th यस मैम। कहाँ सो जाते हैं आप लोग? कोई और काम तो नहीं कर रहे तुम लोग खोल खोल के? नो मैम, यही सुन रहे हैं आपको। अच्छा बच्चों, हम थोड़ी सी कुछ टेक्निक्स देख लेते हैं जो कि हमारी स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी की हैं और वो किस किस तरह से वर्क कर रही हैं। जैसे आपके सामने आपको नजर भी आ रहा होगा कि हेलन ने एक्चुअली 4 स्टेजेस दी थी फर्स्ट इंटरव्यू की, कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा होता है, ये अकॉर्डिंग टू हेलन थी बच्चों। उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ वन है जी सोशल स्टेज, जिसमें आप ऑब्वियसली क्या करते हैं कि रेपो बिल्ड कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो रेपो बिल्ड हो रही होती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है आप उसे असेस करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि आप बातें करेंगे उनसे, वो पूछेंगे कि उस पर्सन को किस तरह से प्रॉब्लम है, किन किन सिचुएशन की वजह से वो प्रॉब्लम ज्यादा राइज हो रही है या किन किन सिचुएशन की वजह से उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी बढ़ रही है। अब आपकी रेपो बिल्डिंग होगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रॉब्लम का भी पता चल गया, तो ऑब्वियसली सेकंड स्टेज में आप क्या करते हैं, जो जिसे हम प्रॉब्लमेटिक स्टेज कहते हैं, वहां पे अब आपको प्रॉब्लम का पता तो चल गया, लेकिन ऑब्वियसली जब आपको प्रॉब्लम का पता चलता है तो उसके साथ साथ आपके माइंड में एज अ थेरेपिस्ट बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि कहीं ये प्रॉब्लम इस वजह से ना हो, या उनका आपस में इंटरेक्शन किस तरह से था, या कहीं दोस्तों की वजह से ना ये प्रॉब्लम ज्यादा हाईलाइट हो गई हो। यानी कि आपके जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी आपकी एम्बिगुइटी है, इस स्टेज में आप उन कंसर्न्स को, उस एम्बिगुइटी को एक्चुअली रिजोल्व कर रहे होते हैं। आप क्लियर स्टेटमेंट ले रहे होते हैं जो कि स्पेसिफिकली रिलेट कर रही होती हैं बच्चों आपकी प्रॉब्लम के साथ, ताकि आपको वो प्रॉब्लम जो है वो क्लियरली पता चल सके।
कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सिनेरियो है, ये प्रॉब्लम इन इन चीज़ों के साथ लिंक कर रही है। उसके बाद फर्स्ट इंटरव्यू की जो थर्ड स्टेज है वो है इंटरेक्शन स्टेज। बच्चों इंटरेक्शन स्टेज में क्या होता है कि ऑब्वियसली अब थेरापिस्ट को पता चल गया है कि ये फैमिली की प्रॉब्लम है और इन इन वेज में और इन इन लोगों के साथ और इन इन चीज़ों के साथ और इन इन इवेंट्स के साथ वो लिंक कर रही है। तो इस स्टेज में आके थेरापिस्ट क्या करता है कि यहाँ पे थेरापिस्ट को पता चल जाता है, अपने लिए उसने अब एक काम असाइन कर लिया है, अपने लिए उसने एक, आप ये कह लें कि उसने अपना एक सिनेरियो बना लिया कि उसको इस तरह से काम करना है, इस प्रॉब्लम को इस तरह से उसको रिजोल्व करना है। तो ऑब्वियसली वहां पे उसने आहिस्ता आहिस्ता फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर फैमिली मेंबर्स के साथ आपका इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो इट मींस आप उस प्रॉब्लम को भी ठीक तरह से रिजोल्व कर ही नहीं सकते। तो वहां पे आप फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, आप ये देखते हैं कि फैमिली मेंबर्स का आपस में एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन है, वो आपस में एक दूसरे को किस किस तरह से डील कर रहे होते हैं, किसी बात पे एक दूसरे को किस तरह से देख रहे होते हैं, एक दूसरे की बात को किस तरह से मान रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता यानी कि वहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ताकि एक तो आपकी प्रॉब्लम का पता चल गया, अब उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए आप आहिस्ता आहिस्ता एक फंक्शनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन स्टेज है गोल सेटिंग स्टेज, जहाँ पे अब आपको पता चल जाता है कि आपने बेसिकली फैमिली के इस मेंबर के ज्यादा अटेंशन देनी है, उसको आपने ये काम असाइन करना है, फैमिली के इन इन रूल्स पे आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस लेकर आने हैं। और आप बिहेवियरल, मतलब आप बिहेवियर, जैसे यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है ऑब्जर्वेबल बिहेवियरल टर्म्स, यानी कि अब आप जब फैमिली के अंदर चेंज ला रहे हैं तो वहाँ पे आप उन्हें क्लियर मीनिंग में वो चेंज बताएंगे। आप उन्हें बताएंगे कि उनका ये काम है, इस काम को उन्होंने इस तरह से कंप्लीट करना है, यानी कि आप उन्हें फंक्शनिंग करने के लिए बिहेवियरल टास्क देंगे, क्योंकि बिहेवियरल टास्क जो है ऑब्वियसली बच्चों को ज्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी फैमिली मेंबर पे, किसी भी पर्सन पे रिजोल्व करने के लिए प्रॉब्लम को। तो ये थी फोर्थ इंटरव्यू की स्टेजेस थी, जो कि एक्चुअली कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिक फैमिली थेरेपी में की इंटरव्यू इन्हीं चीजों पे चल रहा होता है। अच्छा, जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं और हम लोग फैमिली मेंबर्स के साथ आप ये कह लें कि उन्हें टास्क असाइन कर रहे होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू हेले ये टास्क एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनकी 3 रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि हम एक्चुअली टास्क चेंज द वे पीपल रिस्पॉन्ड इन थेरेपी, कि एक्चुअली जब थेरेपी में वो जिस तरह से आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अब आपने आहिस्ता आहिस्ता, मतलब पहले वो विलिंग नहीं है, आपके साथ काम नहीं करना चाह रहे, आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से नहीं बता रहे, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आपने उनके लिए एक टास्क असाइन किया है, एक टास्क लेकर आए हैं आप, तो वो टास्क आहिस्ता आहिस्ता उनके बिहेवियर को ग्रेजुअली चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम उन्हें कोई ना कोई टास्क देना होता है। जैसे ऑब्वियसली जब आपको अगर असाइनमेंट दी जाती हैं, आपका नहीं भी पढ़ने को दिल कर रहा, लेकिन अगर आपको असाइनमेंट दी जाती है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो उसके बारे में होती है ना आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद बच्चों जो सेकंड टास्क है उसमें ये देखा जाता है कि थेरेपिस्ट डिजाइन द टास्क, देयर रोल इज इम्पोर्टेंट एंड दे आर लाइकली टू बी लिसन टू। यानी कि थेरेपिस्ट को ने अब डिजाइन तो मतलब टास्क को डिजाइन कर लिया, उसे पता है कि मैंने ये टास्क इस तरह से उनके ऊपर अप्लाई करना है, इस तरह से उनसे ये काम करवाना है। तो ऑब्वियसली उस टास्क को साइन करने में या उस टास्क की आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने में थेरेपिस्ट का रोल मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर थेरेपी, क्योंकि उसे पता है कि थेरेपिस्ट की बात को सारे फैमिली मेंबर सुनेंगे, समझेंगे, उसको एक तरह से आप ये कह लें कि एक्नॉलेज कर रहे हैं उसकी बात को, उसको समझ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो इसीलिए वहां पे थेरेपिस्ट को जो अपना काम है वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से करना होता है। तो अगर फैमिली मेंबर्स को आप साथ नहीं मिलाएंगे, उनके साथ अपने व्यूज और सजेशन वगैरह शेयर नहीं करेंगे, तो इट मीन्स वहां पे आपका काम भी फिर बच्चों कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी चलती रहती है। और थर्ड रीजन जो उसकी है बच्चों वो है वेदर वेदर और नो टास्क आर कंप्लीटेड, इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली इज ऑब्टेन्ड। मतलब अगर आपने डिफरेंट उन्हें टास्क दे भी दिए हैं, आपको लग रहा है कि उन टास्क मतलब वो टास्क कंप्लीट नहीं हुए या वो टास्क की कंप्लीशन में कहीं ना कोई थोड़ा बहुत मसला रह भी गया, तो इट डजंट मैटर, क्योंकि उस टास्क में जितना कंप्लीट हो सके या आप उस टास्क का हिस्सा बने एज अ थेरेपिस्ट, वहां पे उस टास्क का हिस्सा बनने की वजह से आपको एक्चुअली फैमिली के बारे में बहुत सी जो आप कह लें कि इन्फॉर्मेशन क्लाइंट ने आपको डायरेक्टली नहीं दी थी, आहिस्ता आहिस्ता वो पता चलना स्टार्ट होंगे, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये तो 3 रीजन थी जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम फैमिली का इंटरव्यू कर रहे होते हैं। और स्ट्रक्चर फैमिली थेरेपी में बच्चों 2 ही टेक्निक सबसे ज्यादा इफेक्टिवली यूज होती हैं। फर्स्ट वन है स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क एंड द सेकंड वन है पैराडॉक्सिकल टास्क। स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क, जैसा कि आपको इसके नेम से भी पता चल रहा होगा, इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग ने फैमिली के साथ इंटरेक्शन किया एज अ थेरेपिस्ट, उन्हें ऑब्जर्व किया, आहिस्ता आहिस्ता हमें फैमिली की बाउंड्रीज के बारे में, सब सिस्टम के बारे में पता चल रहा है।
फैमिली के अंदर किस किस तरह के क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बारे में पता चल रहा है, फैमिली मेंबर्स का आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किस तरह है उसके बारे में पता चल रहा है। तो यहाँ पे थेरापिस्ट को बाज़ औक़ात बहुत से टास्क देने पड़ते हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द सेंस बच्चों के थेरापिस्ट जो है वो डायरेक्ट उन्हें टास्क दे रहा है, जैसे एक टीचर आपको डायरेक्ट नहीं दे देता कि ये काम है फलां आपने इस तरह से ही करके आना और आपको उसके बारे में सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती है। अगर आपको कोई गाइडलाइन चाहिए होती है तो वो गाइडलाइंस भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो जस्ट सेम लाइक दैट थेरापिस्ट भी यहाँ पे क्या कहता है कि सजेशन दे रहा होता है और क्लाइंट को जब वो वर्क करने के लिए कह रहा होता है तो उसको डायरेक्ट वो काम दिया जाता है कि आपने ये काम थेरापिस्ट ने जिस तरह से बोला है सेम इसी मैनर में करना है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बाज़ोकात जो सजेशन होती हैं, आप ये कह लें कि बहुत सी सजेशन होती है, आप फैमिली मेंबर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये समटाइम ये सजेशन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं, यानी कि आपने सिंपल एडवाइस दी है फैमिलीज को और उन्हें कहा है कि इन एडवाइस के अकॉर्डिंग वो आहिस्ता आहिस्ता वर्क करना स्टार्ट करें और ये वो एडवाइस उनके लिए इफेक्टिव भी होती हैं। लेकिन बाज़ोकात आप डायरेक्ट एडवाइस नहीं दे रहे होते, बाज़ोकात आप उनके साथ बातें करते हैं और उनकी सजेशन भी अंदर ले रहे होते हैं कि क्या ये काम जो है फैमिली मेंबर के लिए या उन सब लोगों के लिए करना इजी रहेगा भी या नहीं। जैसे टीचर आपको बहुत दफा काम देते हुए पूछ भी रहा होता है ना कि आपके लिए इजी रहेगा बच्चों, या आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे, कहीं पे कोई डिफिकल्टी तो नहीं होगी। तो जस्ट इसी तरह जो थेरापिस्ट है वो भी उस वक्त एक गाइड, आप ये कह लें कि फैसिलिटेटर होता है, एक टीचर होता है। तो वहाँ पे वो कोई भी काम देते हुए साथ साथ फैमिली का कंसेंट भी ले रहा होता है कि क्या ये काम उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग मतलब करने के काबिल है, वो कर लेंगे, इसको कर पाएंगे। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो उनकी मर्जी से चेंज नहीं करेगा, उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस लाएगा, लेकिन वो चेंजेस इस तरह इस सेंस में लाई जाएंगी जो कि उनके लिए इफेक्टिव है, यानी कि वो चेंजेस वो इजीली कर सकें और वो चेंजेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनका बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो जाए। मैम आवाज नहीं आ रही। चलिए मैं दोबारा, कब से नहीं आ रही बच्चों? जब से मैं बोल तब से ही नहीं आ रही? नो मैम आ रही नो है, मैम आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क के बारे में बात कर रहे थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क जैसा कि उसके नेम से भी आपको पता चल रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क में क्या है कि डायरेक्ट जो है थेरापिस्ट ने फैमिली को डायरेक्ट कुछ टास्क असाइन कर देने, जस्ट लाइक होमवर्क। वो टास्क इस सेंस में होंगे कि उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए मतलब उन्हें वो कंप्लीट करना ही होगा। और वहाँ पे लेकिन ये जब हम ये सजेशन दे रहे होते हैं, ये टास्क दे रहा होता है थेरापिस्ट, तो थेरापिस्ट ये टास्क डायरेक्टली वे में दे नहीं देता, बल्कि कहीं ना कहीं वो ये भी पूछ रहा होता है कि क्या ये टास्क उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग कर सकेंगे वो लोग। और अगर उन्हें लगे या फैमिली के दरमियान जब इंटरेक्शन हो रही होती है तो उन्हें लगे कि वो ये काम कंप्लीट नहीं कर सकते, तो वो बता भी सकते हैं थेरापिस्ट को। तो वहाँ पे थेरापिस्ट उसी टास्क में थोड़ा बहुत चेंज ले आता है, लेकिन वो चेंज इस सेंस में होता है बच्चों के जिससे एक्चुअली फैमिली का फायदा हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि फैमिली मेंबर्स मतलब आपके पास एक आया है कि जी पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की बात नहीं सुनते, या इसी वजह से बच्चे जो हैं उनके अंदर मतलब बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए हैं, वो पेरेंट्स की बात आहिस्ता आहिस्ता सुनना खत्म हो रहे हैं, वो पेरेंट्स की कोई बात सुनते नहीं है, उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे एज अ थेरापिस्ट वो क्या काम करेंगे, वहाँ पे एज अ थेरापिस्ट वो क्या करेंगे कि पेरेंट्स को सजेस्ट करेंगे कि वो अपने कोई ऐसा काम कर लें, या अगर किसी पिकनिक पे जाना है तो वो बच्चों की सजेशन लेके वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, या अगर आपने घर में कुछ और डिसीजन लेना है तो वहाँ पे अपने बच्चों की सजेशन लें कि उस डिसीजन को वो किस तरह से देख रहे हैं या उस डिसीजन को वो किस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस तरह से डायरेक्ट टास्क दे रहे होते हैं तो देखिए डायरेक्ट टास्क फैमिली के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फैमिली में चेंज लेकर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आमना आवाज आ रही है अब? यस मैम आ रही है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे बाज़-औक़ात मतलब ऑब्वियसली जब आप फैमिली को कोई सजेशन देंगे या फैमिली को कोई काम असाइन करेंगे तो उससे पहले ज़रूरी है कि आपको फैमिली के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से हो। ठीक है, आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं या आप उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हर दफ़ा आपकी ऑब्जर्वेशन सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग से या उनको ऑब्जर्व करने से नहीं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। लेकिन बाज़-औक़ात मतलब बहुत सी जगहों पे जब हम एग्जामिन कर भी रहे होते हैं तो बाज़-औक़ात ये लगा होता है कि जब हम उन्हें कोई सजेशन दे रहे हैं या उन्हें कोई टास्क असाइन कर रहे हैं तो क्लियरली आपने उन्हें एक्सप्लेन भी कर दिया है, आपने उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन भी बता दिए हैं, आपने उन्हें ये भी कह दिया कि अच्छा आपने ये टास्क इतने दिन तक करना है, चलें इतने दिन तक कर लीजिएगा, इस काम को इस तरह से कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मतलब ये एक ड्रॉबैक भी है कि कहीं ना कहीं वो टास्क जो है वो बहुत अच्छे वे में कंप्लीट हो भी नहीं पाता।
अब क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वो टास्क इस वजह से कंप्लीट नहीं हो पाता कि जो पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे होते। जैसे यहाँ पे मतलब आपकी बुक में एक उन्होंने केस दिया हुआ है 19 इयर्स ओल्ड गर्ल का, जो मतलब वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। अब वो डिप्रेशन में भी थी, लेकिन उसके साथ साथ अब देखने में उसकी जो सिम्टम्स थी वो सारे डिप्रेशन की थी कि वो हर वक्त रोती रहती थी। घर के बाहर बैठ के मतलब घर के एक रूम में बैठ जाती है, एक कोने में बैठ के हर वक्त रोती रहती थी, अपने मदर की कोई बात नहीं मानती थी, उनके ऊपर कई दफा चिल्लाना स्टार्ट कर देती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जब थेरेपिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया तो वहां पे उसे पता चला कि हिस्ट्री में उस बच्ची के साथ एक्चुअली हुआ था कि उसके जो फादर थे, मतलब स्टेप फादर थे उसके, उन्होंने उसको सेक्सुअली अब्यूज किया था। अब सेक्सुअली अब्यूज करने की, और ये बात उसकी मदर को बिल्कुल पता नहीं थी लगी। अब जब मदर को ये बात नहीं पता लगी थी तो कहीं ना कहीं उस मतलब वो जो बच्ची, उसे ये लगता था कि उसकी मदर ने क्योंकि उसको लुक आफ्टर अच्छे से नहीं किया, उसका ख्याल अच्छे से नहीं रखा, तो जिसकी वजह से उसके साथ ये मिसहैप हुआ। तो वो अब देखने में वो बहुत ज्यादा गुस्से में लगती थी, या देखा जाता था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, या वो इस तरह से लोगों को देख रही है, या इस तरह से उनको अपनी मदर के साथ बिहेवियर कर रही है। लेकिन असल में वो करती क्या थी कि ये उसका डिप्रेशन नहीं था, ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन की फॉर्म में उसका एंगर था, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा था उसकी मदर पे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जब थेरेपिस्ट को इस बारे में पता चला, तो एज अ थेरेपिस्ट जो उसकी सजेशन थी कि उसकी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मदर से कहा कि आप मतलब उन्हें उन्हें ये सजेस्ट किया कि आप उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू करें। अगर आपको लगता है बेशक वो आप पे चिल्लाएगी या किस किस तरह से बिहेवियर करेगी, तो आपने वो चीज एक्चुअली बियर करनी है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता बियर करेंगी तो या उसकी बात को सुनने की कोशिश करेंगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगी, उसको आप ये कह लें कि उसको केयर प्रोवाइड करेंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता उसे लगेगा कि वो चीज मतलब जो जिसकी वजह से या वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके माइंड से स्किप होना स्टार्ट हो जाए। यानी कि आप यहाँ पे एक डायरेक्ट सजेशन दे रहे हैं। तो इसी तरह बच्चों हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क में डायरेक्ट सजेशन दे रहे होते हैं। यहाँ पे बच्चों हमने जो पहली भी थेरेपी पढ़ी है वहां पे भी हम लोगों ने इस तरह की एक टर्म पढ़ी थी कि जिसमें डायरेक्ट सजेशन दे दी जाती होती है। हर थेरेपीज एक्चुअली कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं। सिर्फ एक माइनर सा पॉइंट होता है जो कहीं ना कहीं उन्हें एक दूसरे के साथ डिफरेंशिएट कर रहा होता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो स्ट्रेटेजिक फैमिली थेरेपी है वो स्ट्रक्चर फैमिली थेरेपी से इसलिए डिफरेंशिएट कर रही है कि वहाँ पे सिम्टम्स को ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, लेकिन उस प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, लेकिन स्ट्रेटेजिक फैमिली थेरेपीज में सिम्टम्स से ज्यादा वर्क किया जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क के बाद बच्चों जो सेकंड टास्क है हमारा वो है पैराडॉक्सिकल टास्क। पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है कि आप ये कह लें कि मतलब पैराडॉक्सिकल टास्क में उसको इस तरह से ले रहे हैं कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर फैमिली आपके पास कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर लेकर आई है कि जी फलां बच्चे का ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है या फैमिली के अंदर ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, तो वहाँ पे थेरेपिस्ट क्या करता है, वो कहता है कि आप उसी बिहेवियर को बार बार रिपीट करें। अब सुनने में ये बात बहुत अजीब लग रही है कि हम एक्चुअली उस प्रॉब्लम को आपके पास ठीक करवाने के लिए लेकर आए हैं या खत्म करवाने के लिए लेकर आए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उस प्रॉब्लम को बार बार रिपीट किया जाए या उस बिहेवियर को बार बार रिपीट किया जाए। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जब थेरापिस्ट उस प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करने के लिए कह रहा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता असल में वो जो प्रॉब्लम होता है उसके पीछे जो आपका हिडन मीनिंग छुपा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता हम वो समझने लग जाते हैं। मतलब बाज़-औक़ात ये होता है कि फैमिलीज में बहुत से लोग जो हैं या बच्चे हैं वो अपनी डायरेक्ट बात या अपना डायरेक्ट प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते, उनको डायरेक्टली वो बात नहीं बता पाते, तो वो बाज़-औक़ात अपने बिहेवियर के थ्रू बता रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो घर में अगर किसी बात पे गुस्सा आ रहा हो या आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप चीज़ें फेंकते जाते हैं। मतलब लड़के ज़्यादा इस तरह की हरकतें करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं, वो भी कुछ नहीं, वो मासूम नहीं होती। तो वहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता, बल्कि अगर आपकी अम्मी आपको बहुत अच्छे से जान रही होती हैं, तो वो फ़ौरन पूछते हैं कि शायद आज इसके साथ कोई परेशानी है या इसको किसी चीज़ में मतलब कोई बात नहीं समझ आई है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इस तरह से कर रही है। तो इसी तरह पैराडॉक्सिकल टास्क में भी होता है बच्चों, कि पैराडॉक्सिकल टास्क में भी हम एक्चुअली पेरेंट्स के वो हिडन मीनिंग दिखाना चाह रहे होते हैं, जो कि बच्चे पेरेंट्स के से फ़ील कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात पेरेंट्स बच्चों की तरफ से फ़ील कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी थी आपकी बुक में कि एक बच्चा है जो कि घर में चीजें जला देता था घर में। अब वो चीजें क्यों जलाता था ये नहीं पता था। उसकी मदर जब ये प्रॉब्लम लेके आती हैं तो आहिस्ता तो थेरेपिस्ट ने क्या कहा कि इसको रूम में बिठाया और उसको एक मैच स्टिक दी है और उसे कहा है कि तुम चलो इसे जिस तरह से भी तुम बिहेवियर करते हो, जिस तरह से भी जलाते हो, उसको जलाओ। अब वो खुद रूम से उठ के बाहर चला गया और मदर को ये सजेस्ट किया है कि आप घर में जैसा बिहेव इसके साथ करती हैं
यानी कि अगर वो इस तरह से कर रहा होता है कुछ भी, तो आपने सेम वैसा ही करना है। अब वो थेरेपिस्ट जो है वो उस रूम से उठ के बाहर चला गया, उस रूम में उसने एक कैमरा फिट किया हुआ था, वहां से वो देख रहा है सारी एक्टिविटी। तो बच्चा थोड़ा सा उसको अजीब लगा है कि ये काम जिससे मुझे रोका जाता है तो आज रोका नहीं जा रहा, तो बल्कि इसको करने के लिए कहा जा रहा है। तो उसने क्या है कि वो उसने जैसे ही वो मैच स्टिक जो है ऑन की है फायर, तो उसकी मदर ने उठ के फौरन से उठा पकड़ लिया उसको 2 थप्पड़ भी लगा दिए। तो वहां पे जब एक्चुअली क्या था कि जब उसने उसे आहिस्ता आहिस्ता, और उस बच्चे ने थप्पड़ खाने के बाद या वो मार खाने के बाद आगे से कोई बिहेवियर नहीं शो किया, मतलब रिएक्शन में हो सकता है कि उसको और ज्यादा जिद से वो काम करना चाहिए था, बल्कि उसने उस चीज को फौरन से वहां छोड़ दिया। तो वहां पे जब थेरेपिस्ट ने उस बच्चे के साथ इंटरेक्ट किया तो पता चला है कि एक्चुअली इस सारे सिनेरियो के पीछे एक प्रॉब्लम क्रिएट थी कि उनके जो फादर थे वो उन्हें छोड़ के चले गए थे, और वो एक ऐसे और मदर के पास मतलब घर में 5 बहन भाई और भी थे, और मदर को कुछ नहीं पता था कि उसने उनको किस तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, कहाँ पे काम करना है, उस काम को आगे कैसे लेकर जाना है। तो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो मदर आहिस्ता आहिस्ता वो उन चीज़ों से परेशान होने लग गई हैं। अब जब वो परेशान हो रही हैं तो वो घर पे चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, तो उस बच्चे को लगा कि शायद उसके इस तरह करने से मदर का जो ध्यान है वो इन प्रॉब्लम से हट के उसकी तरफ हो जाएगा, तो वो थोड़ी देर के लिए वहां से रिलीफ फील करेंगे। अब वो छोटे से बच्चे ने इतनी बड़ी बात सोची है, तो ऑब्वियसली वो एक बहुत ज्यादा आप ये कह लें कि हैरत में डालने वाली बात ये है कि वो असल में उसका एग्रेशन नहीं है बच्चे का, बल्कि वो कहीं ना कहीं अपनी मदर को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने का जो वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसी तरह बच्चों हम पैराडॉक्सिकल टास्क को जब बार बार असाइन कर रहे होते हैं, तो पैराडॉक्सिकल टास्क में जो पर्सन है वो बार बार उसको करता भी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं उसे पता चल रहा होता है, और हमें आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे छुपा हुआ जो हिडन मीनिंग है वो नजर आ रहा होता है। बच्चों यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अब आपकी मीटिंग एंड हो रही है, फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे परसों। ओके मैम। ओके मैम। और बच्चों इसमें से अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मुझे आपसे थोड़ी सी बातें करनी थी कि एक तो जो आपने असाइनमेंट का बताया हुआ है वो मैंने आपको मैसेज किया था कि रिकॉर्डिंग में दोबारा हमें कर दें क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग नहीं थे, और दूसरा अगर वो रिपोर्ट्स की डेट एक्सटेंड हो जाए मंडे तक हो जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल? अच्छा बच्चों, है? बच्चों आप ऐसा करें, आप मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लें, हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ओके मैम। मिनट है इसके।